तो आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर आपको बंगाल लिए चलते हैं। बंगाल में क्या हो रहा है देखिए। शुभेंदु कह रहे हैं मौसम बदल रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया जो बंगाल में मौसम बदलने लगा। कहा वैसे तो मैं सीएम हूं, मेरी सीमाएं हैं, लेकिन मौसम बदलने लगा है। और मैं मुख्यमंत्री का नाते ज्यादा बात तो नहीं बोल सकता हूं, थोड़ा लिमिटेशन है, लेकिन मौसम बदल रहा है ना, मौसम बदल रहा है ना। आने वाला दिन में और भी अच्छा होगा, आने वाला दिन में और भी अच्छा होगा। तो शुभेंदु कह रहे हैं मौसम बदल रहा है। क्या मौसम बदलने के मायने ये है कि टीएमसी नेता को पकड़ लिया है लोगों ने, उनका मुंडन कर दिया है। ये देखिए ये जो शख्स बैठा है टीएमसी नेता, इसका मुंडन किया जा रहा है, इसके बाल बनाए जा रहे हैं। और आरोप ये है कि मनरेगा में जो 100 दिन का रोजगार आता है उसके पैसों में इसने अनियमितता की थी। उसके बाद इसका मुंडन कर दिया गया। और न सिर्फ मुंडन किया गया, देखिए जरा, इसका मुंडन करने के बाद, सर के बाल बनाने के बाद परेड कराई गई सड़क पर। তুমি কি করে বলতে যে আমার ভালো হইছে মালা এনেছে মালা মালা হ্যাঁ পোড়া 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 কই মালা নিয়ে আইডে তুমি কি করে বলতে যে তোমার বাদ কথা কেনি গা তোমার না মানে ঘরে গেছে দুটো বাজে সময় চোর आप देख रहे हैं मुंडन करने के बाद जूतों की माला पहना दी है। बंगाल पुलिस को इन तस्वीरों पर, इस तरह की खबरों पर नजर रखनी होगी, वरना कानून व्यवस्था का बड़ा संकट भी खड़ा हो सकता है। न सिर्फ मुंडन बल्कि एक और तस्वीर देखिए। ये साड़ी का बंडल देख रहे हैं, इसी के नीचे छिपे टीएमसी के नेता। इसी साड़ी के बंडल के नीचे साड़ी हट रही है देखिए, और टीएमसी नेता नीचे से निकल रहे हैं। ये देखिए साड़ी हटाई और देखिए अंदर से कौन निकल रहा है। पुलिस वाला साड़ी हटा रहा है, साड़ी के नीचे छिप कर बैठा है तृणमूल कांग्रेस का नेता। ये निकला। ये जो सज्जन है इनका नाम है ब्रह्मानंद चक्रवर्ती। तो ब्रह्मानंद पुलिस से छिपे हुए अब तक भाग रहे थे और यहाँ साड़ी के ढेर के अंदर आकर छिप गए थे। ये तस्वीरें टीएमसी के नेता की छुपने की, भागने की, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जो कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रही हैं, जिस पर शुभेंदु को चेक रखने की जरूरत है। एक तस्वीर आई देखिए, टीएमसी के नेता है मदन मित्रा और मंत्री भी रहे हैं, उनके काफिले पर हमला हो गया। देखिए जरा, एक तरफ हमले हो रहे हैं, न सिर्फ लोग ऐसे हमले कर रहे हैं, अंडों से भी हमले कर रहे हैं।
देखिए टीएमसी का एक नेता गिरफ्तार हुआ, उसे पुलिस लेकर जा रही थी तो अंडों की बारिश हो गई। ये देखिए महिलाओं ने अंडे चला दिए, गाड़ी पर अंडे चल रहे हैं। तो कहीं अंडे चल रहे हैं, कहीं लाठी चल रही है, कहीं थप्पड़ चल रहे हैं। देखिए जरा थप्पड़ों वाली तस्वीर आई, ये टीएमसी नेता का करीबी है जिस पर लात घूसे और थप्पड़ चलने लगे, लोग पिटाई करने लगे। तो ये जो मारपीट वाली तस्वीरें, ये चिंता बढ़ाने वाली भी हैं। मारपीट में हद कहीं आगे ना बढ़ जाए, कानून को हाथ में ले रहे हैं लोग। एक ये तस्वीर है, देखिए अंडे चल गए, टीएमसी के नेता पर अंडे चले। दादा गिरफ्तार करना अपना के दादा कहना गिरफ्तार करना अपना के पुलिस। देखिए महिलाएं हाथों में अंडे लेकर खड़ी हैं, जैसे ही पुलिस आगे लेकर बढ़ी और उसके बाद एक के बाद एक ताबड़तोड़ अंडे चलने लगे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये टीएमसी का पूर्व पार्षद है जिस पर महिलाएं अंडे चला रही हैं। दादा गिरफ्तार करना अपना के दादा कहना गिरफ्तार करना अपना के पुलिस। पार्षद को गिरफ्तारी के बाद पुलिस लेकर जा रही थी, लेकिन देखिए महिलाएं अंडे लेकर पहले से इंतजार कर रही थी। मौसम बदल रहा है ना, मौसम बदल रहा है ना, आने वाला दिन में और भी अच्छा होगा। बंगाल में वाकई मौसम बदल रहा है। जो कटमनी लेकर इतरा रहे थे, उन पर शुभेंदु का ऐसा हंटर चला है कि वो बचने और छिपने के लिए नए नए पैतरे आजमा रहे हैं। जनता और पुलिस का कहर न टूटे, इसलिए कहीं वो साड़ियों के ढेर में छिप गए तो कहीं खुद को बचाने के लिए चारपाई के नीचे जा दुबके। लेकिन जनता अंडे से और शुभेंदु की पुलिस कानून के डंडे से उनका भरपूर इलाज करने में लगी है। कटमनी और भ्रष्टाचार के कलाकारों का सारा रंग उतर गया है और जो बचा है वो जनता जूते की माला पहनाकर शुभेंदु की पुलिस परेड कराकर उसे उतार रही है। गुंडा सब भाग गया, बाकी जो बचे खुचे है मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो शुभेंदु कह रहे हैं बाकी सब भाग गए, जो बचे कुचे हैं वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अब देखिए कटमनी का सवाल, ममता के नेताओं पर वार। एक्शन कैसे हो रहा है? पहले तो लोगों में गुस्सा है, लोगों ने प्रदर्शन का विरोध का नया तरीका निकाला, ये वाला, जहां नेता मिले टीएमसी का उस पर अंडे चलाओ। अंडे चला रहे हैं, विरोध का तरीका है। तस्वीर देखिए, अब टीएमसी के नेताओं की भी विचित्र तस्वीरें आ रही हैं। ये देखिए तस्वीर, ये तस्वीर देख रहे हैं, शुभेंदु सरकार के एक्शन से कटमनी के आरोपियों में हड़कंप है। जो कमीशन और रिश्वत लेते थे, हर काम के लिए पैसा लेते थे, वो छिपे फिर रहे हैं। हावड़ा में टीएमसी के एक नेता बचने के लिए साड़ी के ढेर में छिप गए। इनका नाम है ब्रह्मानंद चक्रवर्ती। कटमनी और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे इन पर। आरोप है कि आवास योजना में घर दिलाने के नाम पर कटमनी ली थी। उन्हें पता चला कि शुभेंदु की पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, तो ब्रह्मानंद साहब भागकर पड़ोस की कपड़ा दुकान के गोदाम में छिप गए। कपड़े और साड़ी के भंडार हटाकर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। ब्रह्मानंद चक्रवर्ती पर 2021 के बाद चुनावी हिंसा का भी आरोप लगा था। अगली तस्वीर देखिए, मदन मित्रा, कोलकाता में मदन मित्रा की कार पर लोगों ने हमला कर दिया। लोगों ने पहले टीएमसी विधायक के खिलाफ चोर चोर के नारे लगाए, फिर विरोध करते हुए ममता के विधायक की कार पर अंडे फेंके। लोग कटमनी में दिए गए पैसे वापस करने की मांग कर रहे हैं।
मदन मित्रा ने कहा मैं कार में नहीं था, मेरे ड्राइवर पर हमला हुआ है। और यह सब बीजेपी कार्यकर्ताओं की सोची समझी रणनीति है। बीजेपी ने कहा बंगाल के लोग गुस्से में हैं, वही सामने आ रहे हैं। वैसे खुद की सुरक्षा बढ़ाने के लिए उन्होंने खुद हमला कराया, बीजेपी ये कह रही है। अगली तस्वीर देखिए, कोलकाता के पार्षद हैं, बप्पादित्य पर शिकंजा कस गया है और ममता के करीबी पार्षद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जबरन वसूली कटमनी के आरोपों में यह कार्रवाई हुई है। गिरफ्तारी के वक्त लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए, फिर प्रदर्शनकारियों ने बप्पादित्य पर अंडे फेंके। एक ये तस्वीर है, शुरू में मैंने आपको दिखाई। हावड़ा में टीएमसी नेता सन्यासी मन्ना का लोगों ने जुलूस निकाल दिया है। टीएमसी का नेता का सिर मुंडवाया, जूतों की माला पहनवाई और पूरे गांव में घुमाया है। कटमनी को लेकर सन्यासी मन्ना के खिलाफ लोगों में गुस्सा है और आरोप यह है कि वो सरकारी योजनाओं के नाम पर लोगों से पैसा वसूलता था। बाद में पुलिस ने मन्ना को भीड़ से छुड़ाया और कड़े एक्शन की बात की है। ऐसे बचे हैं। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान इस भ्रष्टाचार पर। अभिषेक बनर्जी कार्ड मनी नहीं लेते हैं, उसी एक जगह का नाम बोलो। हर जगह में आप जैसे बाल आपका बड़ा हो रहा है ना, आप सैलून में चला जाओ तो सैलून से भी लेता है, तो आप दारू का दुकान का बात कर रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला, ये गुब्बारा है जिसमें हवा भर दिया, कुछ नहीं होने वाला है। मैं खड़ा हूँ दीदी के साथ और सदैव रहूंगा। मर जाऊंगा लेकिन दीदी के साथ खड़ा रहूंगा। ये परसेंटेज कितना है तो उन लोग तय करता है, ये हमारा बात नहीं, लेकिन जांच होने दीजिए, जांच में पता चलेगा। सब पूरा लोकल स्तर में तृणमूल कांग्रेस सब मिलजुल के करता था और ये पहुंचता था आपका कालीघाट में। इसका जांच होना चाहिए, जांच होगा तो तृणमूल कांग्रेस का ये स्वघोषित राष्ट्रीय नेता से लेके उसका जो चट्टापट्टा सब अंदर में जाएगा। इन लोगों को शर्म नहीं है। वो काक मयूर होके पहुंचा था ना, कुछ दिन बाद पालक उतर गया, ये भी मयूर का पालक उतर जाएगा। शाहबाज बोल के एक लड़का है, वो उसका फ्रंटमैन है। मदन मित्रा का फ्रंटमैन है, मदन मित्रा का फ्रंटमैन शाहबाज है। बम और बारूद की फैक्ट्री है, हिंदुओं की जमीनें अनवर ने दखल किया है। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं। मैं तो बोला कि इस तरह के सारे जगहों पर आर्म्स रिकवरी होगा। तृणमूल के नेताओं को पकड़ो, उनके सर्च करो, तो ऐसे बहुत सारे आर्म्स। अब देखिए जरा टीएमसी के नेता कैसे रडार पर हैं। अब उनको भी सोचने की जरूरत है कि लोगों में क्यों इतना गुस्सा है। ये तस्वीर देखिए, टीएमसी के नेता की गिरफ्तारी हुई तो लोग चोर चोर के नारे लगाने लगे। हर जगह कैसे लोग पहुंच जा रहे हैं टीएमसी नेताओं के। ऐसा स्वागत। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, टीएमसी के नेता हैं बप्पा दास गुप्ता, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया तो चोर चोर के नारे लग रहे हैं। और उसके बाद बप्पा चोर तक तो ठीक था, बप्पा को जब लेकर गए तो फिर अंडे बरसने लगे। देखिए एक साथ पुलिस स्टेशन पर अंडों की बारिश हो गई। आप देख रहे हैं पुलिस स्टेशन के अंदर अंडे चल रहे हैं। पुलिस वाले भी ढाल लेकर खड़े हैं खुद को अंडों से बचाने के लिए। अंडे बप्पा दास गुप्ता के लिए। तो टीएमसी का कहना है ये सब बीजेपी और उनके नेताओं के इशारों पर हो रहा है। बीजेपी का कहना है ये सब आम लोगों का गुस्सा है, जो उनके साथ प्रताड़ना हुई है, उन्हें परेशान किया गया है, लूटा गया है, वो गुस्सा निकल रहा है। एक गुस्सा और देखिए, टीएमसी नेता की पिटाई की गई है, वो तस्वीर है। तृणमूल कांग्रेस का नेता है जिसके साथ मारपीट की गई। अब देखिए जरा हो क्या रहा है। माफिया है तापस चक्रवर्ती, बाकायदा पुलिस परेड निकाल रही है सड़कों पर।
अपने स्तर पर यह काम कर रही है कि जो भी इलाके के गुंडे थे, माफिया थे, डॉन थे, उनको गिरफ्तार कर रही है, जिससे कानून व्यवस्था कायम हो, लोगों में डर खत्म हो और अपराध कम हो। और जब लोग ऐसे पहुंच रहे हैं तो चोर चोर के लोग नारे लगा रहे हैं। टीएमसी का एक लोकल डॉन आरोप लगा, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद उसकी परेड निकाली है सड़क पर। বেদিয়াপাড়া ডন যাচ্ছে দেখো, বেদিয়াপাড়ার জনপ্রিয় পিতাকে দেখো, সবাই দেখে নাও, বেদিয়াপাড়ার জনপ্রিয় পিতা যাচ্ছে। এই চায়ের দোকানে আমাকে বসতে দেয়নি, বলছে চায়ের দোকানে বসতে পারবি না। এই যে বেদিয়াপাড়ার ডন যাচ্ছে দেখো, বেদিয়াপাড়ার জনপ্রিয় পিতাকে দেখো, সবাই দেখে নাও, বেদিয়াপাড়ার জনপ্রিয় পিতা যাচ্ছে। तो बंगाल शायद पहला राज्य होगा जहां इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं सरकार बदलने के बाद। टीएमसी कह रही है ये राजनीतिक प्रतिशोध है, बदला है। बीजेपी कह रही है जो किया है उसका असर दिख रहा है। अब देखिए जरा, शुभेंदु कह रहे हैं मौसम बदल रहा है। कैसे? जो तस्वीरें आ रही हैं, सीएम बनते ही शुभेंदु ने करप्शन पर जीरो टॉलरेंस का ऐलान किया। 1 महीने के अंदर भ्रष्टाचार कटमनी पर कड़ी कार्रवाई की है। पार्षद और टीएमसी के बड़े नेता समेत करीब 10 की गिरफ्तारी हुई। कई जगह कटमनी के आरोपी खुद लोगों के पैसे लौटा रहे हैं। देखिए वो तस्वीरें भी देखी। कटमनी सरकारी फंड के दुरुपयोग की जांच के लिए कमीशन बना दिया गया। रिटायर्ड जज इसके अध्यक्ष हैं और आम लोग सीधे शिकायत कर सकते हैं किनसे पैसा लिया गया। लोग खुद पैसा लौटा रहे हैं, इसलिए बंगाल में कटमनी के मामले का ज्यादा खुलासा हो पा रहा है। और शुभेंदु की पुलिस सख्ती से ऐसे आरोपियों पर कार्रवाई कर रही है। इसलिए सीएम शुभेंदु कह रहे हैं बंगाल में मौसम बदल रहा है। बंगाल में सारे गुंडे भाग गए हैं, जो थोड़े बहुत थे वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, शुभेंदु कह रहे हैं। इसके अलावा बंगाल में एक और एक्शन हो रहा है। अवैध कब्जे और अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है। तिलजला की जिस अवैध फैक्ट्री में धमाका हुआ, 2 की मौत हुई। 48 घंटे के अंदर शुभेंदु सरकार ने बुलडोजर कार्रवाई की। हावड़ा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर में सरकारी जमीन मुक्त कराई। आसनसोल और दुर्गापुर में अवैध रूप से बने टीएमसी ऑफिस ढा दिए गए। ममता और टीएमसी इसे बदले की राजनीति कह रहे हैं, जबकि सरकार ने कहा है वो सिर्फ अवैध निर्माण हटा रही है। उत्तरी दिनाजपुर में सोचिए, बीजेपी का ब्लॉक ऑफिस सरकारी जमीन पर था, तो बीजेपी नेताओं ने अवैध हिस्से को खुद ढा दिया है। शुभेंदु कह रहे हैं सब कुछ बदल डालूंगा। सुनिए। गुंडा सब भाग गया, बाकी जो बचे खुचे है मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, सब अच्छा होगा। और मैं मुख्यमंत्री का नाते ज्यादा बात तो नहीं बोल सकता हूं, थोड़ा लिमिटेशन है। लेकिन मेरा 1 महीना पूरा नहीं हुआ। 9 को मैंने संविधान को हाथ में लेते हुए मैं शपथ ले लिया। लेकिन मौसम बदल रहा है ना, आने वाला दिन में और भी अच्छा होगा। शुभेंदु कह रहे हैं आने वाले दिन और भी अच्छे होंगे। शुभेंदु कह रहे हैं मौसम बदल रहा है, सब कुछ बदलने की तैयारी है। बंगाल में जो पहले हुआ करता था अब वो नहीं होगा। उसमें की एक तस्वीर ये भी है, बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर शिकायत होती थी। अब खबर ये है कि बांग्लादेशी खुद बैग झोला उठाकर वापस बांग्लादेश जाना चाहते हैं। अब तक इतने बांग्लादेशी आज तक के इतिहास में वापस बांग्लादेश नहीं गए हैं। बिना पुलिस के एक्शन लिए इतने बांग्लादेशी वापस जा रहे हैं, ऐसा दावा सरकार कर रही है, पुलिस कर रही है। और हालत ये है, देखिए, एक ये वायरल वीडियो है सोशल मीडिया पर जिसमें दावा किया जा रहा है कि अवैध बांग्लादेशी वापस जाना चाहते हैं, रो रहे हैं, और ना उधर वाली यानी बांग्लादेशी जो फोर्स है, बॉर्डर फोर्स, वो उन्हें अपने मुल्क में लेने को तैयार नहीं है और बीच में रो रहे हैं, ना इधर के हैं ना उधर के हैं, जाए तो जाए कहां। আমার মা বাবা বেঁচে থাকলে সব টাকা আমার মা বাবা বেঁচে নেই বলে 15 টাকা আমরা তো অতটা বুঝি না, আমাদের কি ডাকি বলে তাও আমাদের মনে থাকে না। আমরা রোদে উঠতে বেঁচে আমাদের মধ্যে কত কিনা তখন আমার মা বাবা বেঁচে থাকলে সব টাকা আমার মা বাবা বেঁচে নেই বলে 15 টাকা
আমরা তো অতটা বুঝি না আমাদের কি ডাকি। तो बांग्लादेशी अब परेशान है और किसी भी इंसान के लिए सबसे खराब स्थिति यह होगी कि वो किसी देश का नागरिक नहीं बचा है। अब हो क्या रहा है देखिए, बंगाल को पहले बांग्लादेशी घुसपैठियों का एंट्री पॉइंट माना जाता था, लेकिन एक महीने में बंगाल घुसपैठियों का एग्जिट पॉइंट बन गया। सरकार ने घुसपैठियों के खिलाफ ऐसे कदम उठाए और कार्रवाई की है कि बंगाल बॉर्डर से घुसपैठियों के देश छोड़ने की कतार लगी हुई है। उत्तर 24 परगना के हकीमपुर में बांग्लादेशियों की भीड़ उमड़ रही है। रोज 300 से 400 घुसपैठिए खुद बॉर्डर के वेरिफिकेशन सेंटर पहुंच रहे हैं और बीएसएफ अधिकारी भी कह रहे हैं कि अब घुसपैठियों को खोजना नहीं पड़ रहा, वो खुद आ रहे हैं, दस्तावेज दिखा रहे हैं और भारत छोड़ने के रास्ते पूछ रहे हैं। इतना ही नहीं, अब यह सब हुआ है घुसपैठ के खिलाफ शुभेंदु सरकार की कड़ी नीति से। पहले तो सीएम शुभेंदु ने बॉर्डर पर तारबंदी का कड़ा फैसला किया, फिर घुसपैठियों की पहचान और कार्रवाई के लिए 11 होल्डिंग सेंटर बनाए। बीएसएफ और पुलिस को घुसपैठियों पर एक्शन के अधिकार भी दिए। इससे सालों से बंगाल में रह रहे बहुत से घुसपैठिए खौफ में आ गए। कुछ घुसपैठिए ये कह रहे हैं कि भारत में रह नहीं पा रहे हैं और बांग्लादेश जा नहीं सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने चौकसी बढ़ा दी है, उन्हें सीमा पार नहीं करने दे रहे हैं। बहुत से घुसपैठिए सालों से भारत में हैं, उनके पास कोई बांग्लादेशी दस्तावेज नहीं है, इसलिए बीएसएफ अब बांग्लादेश से उनकी पहचान संबंधी जांच के लिए कहेगी। सोचिए, बहुत से ऐसे बांग्लादेशी हैं जो भारत में हैं, जिनके पास बांग्लादेश का कोई भी दस्तावेज नहीं है। भारत के तो फर्जी दस्तावेज बनवा लिए हैं, लेकिन बांग्लादेश का कोई डॉक्यूमेंट नहीं। सुनिए जरा शुभेंदु क्या कह रहे हैं। 600 किलोमीटर लैंड उनके लिए जो जमीन बीएसएफ को देना चाहिए था, पिछले सरकार आपने वोट बैंक का राजनीति से प्रेरित होकर पूरा बांग्लादेश के बॉर्डर खुल के छोड़ दिया। आज बंगाल के में इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स, घुसपैठिया किस तरीके से बंगाल का डेमोग्राफी बदल दिया, आप सबको मालूम है। तो शुभेंदु और बीजेपी के मुख्य एजेंडे में था कि किसी भी तरह से बंगाल से बांग्लादेशियों को भगाना है। अब एजेंडे में शामिल है उन नेताओं पर भी कार्रवाई जिन्होंने दरअसल बंगाल में अपराध भी किए हैं और बंगाल को अपराध की फैक्ट्री बना दिया। एक ये तस्वीर आप देख रहे हैं, टीएमसी नेता शौकत मुल्ला को एनआईए ने गिरफ्तार किया और अब एनआईए ने 14 दिन की रिमांड ली है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनआईए टीएमसी के नेता की जांच कर रही है। टीएमसी नेता पर बांगुर ब्लास्ट में आरोप है। और इतना ही नहीं, सोचिए कोई नेता जिसकी गिरफ्तारी हो गई, उसके बाद विरोधी देखिए मिठाई बांट रहे हैं। शुभेंदु का एक और एक्शन हुआ मदरसों पर, जिस पर सवाल उठे। विरोधियों और विपक्ष ने भी सवाल उठाए कि शुभेंदु क्या टारगेट कर रहे हैं, शुभेंदु क्या कह रहे हैं मदरसों पर। बंगाल के मदरसों में पहले वंदे मातरम जरूरी किया शुभेंदु ने, और अब सरकार सभी मदरसों का सर्वेक्षण करवा रही है। सर्वेक्षण के लिए सभी डीएम को निर्देश जारी किए गए। डीएम को 5 जुलाई तक सरकार को रिपोर्ट देना होगा। सर्वे में पूरे बंगाल के मदरसों से 8 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें मदरसा कब बना, पंजीकरण का विवरण देना होगा। इसमें छात्र छात्राओं और शिक्षकों की संख्या बतानी होगी। यह भी बताना होगा कि आवासीय है या निजी सहायता प्राप्त है। सर्वे में मदरसों के पाठ्यक्रम का भी पूरा ब्यौरा मांगा गया है। सर्वे का उद्देश्य गैर कानूनी गतिविधियों पर रोक लगाना है, साथ ही गैर कानूनी रूप से चल रहे मदरसों पर रोक लगाना है। सर्वे के बाद मदरसों का एक अपडेटेड डेटाबेस बनाया जाएगा, ताकि भविष्य की योजनाओं का खाका बनाने में आसानी हो। सरकार ने भरोसा दिया है कि कोई मदरसा बंद नहीं होगा और न ही कहीं से किसी छात्र या टीचर को निकाला जाएगा। साजिद रशीदी समेत कई मुस्लिम धर्मगुरु इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन्हें सरकार फंड दे रही है, उन्हीं मदरसों का सर्वे कर सकती है। राज्य में मुस्लिम समुदाय के ज़कात यानी दान से भी मदरसे चल रहे हैं। सरकार ऐसे मदरसों का सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराने का कह सकती है, बाकी किसी तरीके से मदरसे का हस्तक्षेप न करना ही सही होगा।
पश्चिम बंगाल में अभी कुल 614 मदरसे चलाए जा रहे हैं, लेकिन बंगाल में 2000 से ज्यादा अवैध मदरसे भी चल रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि सर्वे जैसे कदमों से अवैध मदरसे परेशान हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान और मुस्लिम धर्मगुरु। बता देना चाहता हूं कि मदरसे दो तरह के हैं। एक मदरसे गवर्नमेंट से फंडेड होते हैं, एडिड होते हैं, और एक मदरसे मुसलमानों की 2.5% ज़कात पर चलते हैं। जो गवर्नमेंट से एडिड मदरसे हैं उनके अंदर सरकार कोई भी किसी भी तरह का कभी भी हस्तक्षेप कर सकती है। तो मैं तो कहता हूं ऐसे सारे मदरसों को बंद कर देना चाहिए जो गवर्नमेंट से फंडेड हैं। इनका मुस्लिम कम्युनिटी को कोई लाभ नहीं है। इल्लीगल मदरसों के खिलाफ हम लोग हैं और ज़्यादातर दिखा गया है कि इल्लीगल मदरसों से ये जितना है ये टेररिस्ट लोग पैदा होते हैं। तो इसीलिए हम लोग इल्लीगल मदरसे को पहले छान कर ले और उसके बाद जो लीगल है वो रहेगा, जो इल्लीगल है उसको हटा देना चाहिए। कोई भी चीज़ इल्लीगल नहीं चलेगा बंगाल में, चाहे वो मदरसे हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, जो भी हो, इल्लीगल चीज़ नहीं चलेगा यहाँ। हुकूमत को चाहिए, हुकूमत जो है वो सबकी है, जितनी हमारे हिंदू मज़ाहिब के लोगों की है इतनी ही मुसलमानों की है। तो उनको बिला भेदभाव जिस तरीके से मदारिस के सर्वे किए जा रहे हैं, जो है आश्रमों के भी सर्वे होने चाहिए, मंदिरों के भी सर्वे होने चाहिए, उसको भी पारदर्शिता रखनी चाहिए। बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को मदरसों के माध्यम से भारत में घुसने का एक रास्ता प्रदान किया जाता है। मदरसों के कामकाज की एक प्रॉपर स्क्रूटनी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, ताकि मदरसों की आड़ में देश को तोड़ने वाली जो संगठन हैं, जो देश को तोड़ने वाली गतिविधियां हैं, उनको प्रमोट न किया जाए, उसको समर्थन न दिया जाए। और तो शुभेंदु अपने राज्य में एक्शन ले रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी बंगाल से दिल्ली के लिए निकली। ममता बनर्जी दिल्ली क्यों आ रही हैं आपको बताऊंगा, पहले तस्वीर देखिए जरा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कोलकाता से दिल्ली के लिए निकल रही थी ममता बनर्जी। जब एयरपोर्ट पर पहुंची है, ये वो तस्वीरें। मीटिंग के बारे में और उसके बाद देखिए ममता बनर्जी दिल्ली आ गई हैं और इंडिया ब्लॉक की कल बैठक होने वाली है, यानी इंडिया गठबंधन की बैठक है, उसमें शामिल होने के लिए ममता बनर्जी दिल्ली आई हैं। और दिल्ली आने के बाद बैठक कल है। दिल्ली आने के बाद ममता बनर्जी देखिए मिली है अरविंद केजरीवाल से। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल से मिली है। अरविंद केजरीवाल दरअसल पहुंचे थे ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के आवास पर, वहां मुलाकात हुई है। अब देखिए जरा बैठक में क्या होने जा रहा है, इंडिया गठबंधन की बैठक का मकसद क्या है, और इस पर बहुत सस्पेंस भी है। तो 8 जून को दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक हो रही है और बैठक के लिए ममता बनर्जी कोलकाता से दिल्ली आ गई हैं। उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव भी बैठक में शामिल हो सकते हैं, लेकिन मीटिंग से पहले कई दलों ने कांग्रेस पर सवाल उठाए। सीपीएम ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी और विधानसभा चुनाव में छवि खराब करने का आरोप लगाया। कहा कांग्रेस की ओर से प्रचार किया गया कि सीपीएम बीजेपी की डील हुई है। राहुल ने पिनराई विजयन के खिलाफ ईडी कार्रवाई की मांग की। राज्यसभा चुनाव को लेकर जेएमएम ने भी कांग्रेस पर नाराजगी जताई और कहा कि कांग्रेस ने बिना पूछे उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया। आम आदमी पार्टी ने पिछले साल जुलाई में ही इस गठबंधन से दूरी बना ली थी। केजरीवाल संभव है इस गठबंधन में नहीं जाएंगे। वहीं डीएमके पहले ही इस बैठक में शामिल होने से मना कर चुकी। तमिलनाडु में टीवीके को समर्थन को लेकर डीएमके कांग्रेस से नाराज है। खबर है कि टीवीके को इंडिया गठबंधन में लाने की कोशिश हो रही। इंडिया ब्लॉक बनने के बाद अब तक इसकी 6 बैठकें हो चुकी हैं। पहली बैठक नीतीश कुमार ने और आखिरी बैठक कांग्रेस ने बुलाई थी। आखिरी बैठक लोकसभा चुनाव के बाद 1 जून 2024 को हुई थी। आइए सुनाते हैं आपको, सुनिए जरा इस बैठक को लेकर सियासतदान क्या कह रहे हैं। आज डीएमके बोले हैं, स्टालिन बोल रहे हैं कि आप हमारे ओपोनेंट को इंडिया अलायंस में ले लिए तो वो नहीं जाएगा। लालू जी बोल रहे हैं कि वो तबीयत खराब है, वो नहीं जाएंगे। ममता बनर्जी का तृणमूल तो ममता बनर्जी का हाथ से निकल गया है, तो जाएगा कौन? अब ये इंडिया अलायंस जिसका कोई पार्टी बोलिए, टीएमसी बोलिए या इंडिया अलायंस बोलिए,
देश में बाइपोलर इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब एक का नेतृत्व मोदी जी के हाथ में और दूसरे का नेतृत्व राहुल जी के हाथ में। इसमें शक को शुबा और गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल सीधी लड़ाई होगी। जिसको उस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना है वो वहां रहेगा, जिसको इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना है वो यहाँ रहेगा। दुनिया का सामने एक लाफिंग स्टॉक बन गया। आज तक कभी सुना इंडिया ब्लॉक की सारे आला नेता एक जगह बैठकर प्रेस को एड्रेस किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा? दिल्ली में चुनाव हो रहे थे, इंडिया ब्लॉक का एक सहयोगी आप उसका खिलाफ कांग्रेस ने प्रत्याशी खड़ा कर दिया। पश्चिम बंगाल में खुलेआम ममता बनर्जी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा। तो कौन सा इंडिया ब्लॉक, कहां का इंडिया ब्लॉक? इंडिया गठबंधन की एकता को कमजोर करने का प्रयास किसी का भी वो आज सफल नहीं होगा। समाजवादी पार्टी समझती कि समान विचारधारा वाले दल जिनमें कुछ मतभेद हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में वो मतभेद दूर होंगे। इंडिया गठबंधन और मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेगा। जैसे कांग्रेस का, सपा का, टीएमसी का भविष्य अंधकार में है, वैसे ही इंडी गठबंधन का भविष्य भी अंधकार में है। वो कोई बैठक करे और चाहे बैठक ना करे, उनकी चतुर्दिक पराजय सुनिश्चित है, क्योंकि वो जनहित में नहीं स्वयं के हित में इस प्रकार की बैठकें करते हैं। स्वयं के हित में भाजपा का और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, उस खबर की बात करते हैं जिस पर पिछले लगभग 5 दिन से हंगामा है। खान सर, अब नौबत यहां तक पहुंच गई है कि खान सर का कोचिंग भी सील हो सकता है। ये तस्वीर आज देख रहे हैं, आज की है। आज खान सर के कोचिंग सेंटर में बिहार पुलिस पहुंची। और न सिर्फ पुलिस पहुंची बल्कि फीता लेकर पहुंची थी। नपाई चुखाई शुरू की पुलिस ने, मेजरमेंट लिए। देख रहे हैं पुलिस ने आप नाप जोक किया है और दावा किया जा रहा है कि फायर विभाग की नजर कोचिंग पर पड़ी है और कोचिंग में ताला लग सकता है। खान सर फिलहाल फरार है। खान सर और उनका कोचिंग सेंटर लगातार विवादों की आग में फंसता जा रहा है। मुश्किलों की लपटें उन्हें और उनके खान ग्लोबल स्टडीज को घेर रही हैं। कभी पुलिस दबिश देती है तो कभी फायर डिपार्टमेंट। जांच पड़ताल भी होती है और नापजोक भी। कयास खान सर की गिरफ्तारी से होता हुआ उनके सेंटर के सील होने तक पहुंच चुका है। हमारे द्वारा दिए गए सुझाव का अगले 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर समाधान कर लें, अन्यथा जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो कार्रवाई हम लोग करेंगे। भले ही मामला कोचिंग सेंटरों की आपसी रंजिश का हो, भले ही मामला कोचिंग कारोबार के किंग बनने का हो, भले ही मामला पटना के मुसल्लापुर में चल रही रेस में सबसे आगे निकलने का हो, लेकिन तय मानिए कि नुकसान छात्रों का हो रहा है। अब छात्र चाहे इधर के हों या उधर के। आइए अब आपको बताऊं कि आखिर क्यों खान सर की कोचिंग सील हो सकती है। ऐसा क्या किया है उन्होंने। पुलिस पहुंची थी, पुलिस ने आखिर ये क्यों कहा। विवादों के बीच खान सर मुश्किल में है और मुश्किल में खान सर का कोचिंग सेंटर भी है। खान ग्लोबल स्टडीज के सील होने का खतरा है। ये सेंटर फायर सेफ्टी नियमों को लेकर सवालों में है, यानी आग बुझाने के ठीक से इंतजाम नहीं है। हजारों छात्र पढ़ते हैं। बिहार अग्निशमन विभाग ने नोटिस जारी किया है। खान सर को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। खान सर के सेंटर को नोटिस दिया 31 मई को और 15 जून तक मानकों को पूरा करने को कहा गया है। पहले 2 मार्च को भी नोटिस जारी किया गया था, लेकिन फायर सेफ्टी मानकों को पूरा नहीं किया गया। अगर सेंटर में वो मानक अब भी पूरे नहीं किए जाते हैं तो फायर डिपार्टमेंट उनकी कोचिंग को सील कर देगा। फिलहाल अस्पतालों और होटलों की जांच चल रही है। इसके बाद कोचिंग संस्थानों की दोबारा जांच की जाएगी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं फायर ऑफिसर और सियासतदान क्या कह रहे हैं इस पर। खान ग्लोबल स्टडीज़ में हम लोगों ने पाया कि पूर्व में उनके यहाँ जो जांच हम लोगों ने किया था, उनको हम लोगों ने कुछ सुझाव दिए थे अनुपालन करने के लिए, जैसे फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम, ओवरहेड टैंक, डाउन कमर सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम। इन सारे सुझावों का अनुपालन अभी तक उनके द्वारा नहीं किया गया है। इसके अलावा उनके यहाँ जो सीढ़ी है वो मानक के अनुरूप नहीं है। तो इसी क्रम में हम लोगों ने उनको एक नोटिस निर्गत किया है कि इन सभी का सुझाव, हमारे द्वारा दिए गए सुझाव का अगले 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर समाधान कर लें, अन्यथा जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो कार्रवाई हम लोग करेंगे। कहीं ना कहीं एक कोई बड़ी साजिश है जिनकी
कोचिंग नहीं चल रही थी या जो इनकी दुकान नहीं चल रही थी, जो लगातार इन दोनों के ऊंचे प्रतिभा के कारण जिनको जलन हो रहा था, उन्होंने एक रेस्पेक्ट को खत्म करने की एक गहरी साजिश रची। चाहे वो कोई कोल्ड स्टोरेज हो, चाहे अच्छा इसमें यूट्यूबर, ब्लॉगर, इन लोगों ने बड़ा साजिश किया। नहीं पढ़ते हैं तो आपका सर कैसे हुए हो? खान जी आप बोलिए ना, मतलब सब लोग बने। आप अगर विद्यार्थी नहीं हैं तो आप खान सर मत बोलिए, आप खान जी बोलिए। खान जी जो हैं उनको नियम के अनुसार जो भी कार्रवाई है सरकार कानून के अनुसार कर रही है और कानून के अनुसार प्रशासन अपना काम करेगी। क्या इसलिए हमने कहा कि कानून अपना निष्पक्षता से काम करे और जो भी कानून को तोड़ता है, गैर कानूनी काम में संलिप्त है, ये गलत काम किया है, तो फिर उनके ऊपर विधि संगत कार्रवाई हो। अब देखिए जरा, खान सर पर चौतरफा सवाल भी उठ रहे हैं और उनके समर्थन में भी लोग खड़े हो रहे हैं। दोनों तरह के लोग हैं, लेकिन खान सर के रिश्तेदार सामने आ गए। ये देख रहे हैं, निसार अहमद और इमरान अहमद, ये उनके चाचा हैं, लेकिन चाचा जान तो खान सर के खिलाफ बोल रहे हैं, खान सर पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए जरा चाचा क्या कह रहे हैं। ये इमरान अहमद हैं खान सर के चाचा। इन्होंने कहा खान सर शिक्षा माफिया हैं, नटवर लाल हैं। चाचा कह रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के जरिए छात्रों को धोखे में रखते हैं। फैजल खान ने झूठ फैलाए, लोकप्रियता का दुरुपयोग किया है। उसने अपनी सफलता के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। ये खुद को ऊंचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकता है। फैसल खान विरोधियों को दबाता है, गंदे नेचर का इंसान है। मेरा पुश्तैनी मकान साझे में बना है, वो उसे हड़पना चाहता है। ये देखिए निसार अहमद, खान सर के दूसरे चाचा, वो कह रहे हैं उसके पास कोई खास शैक्षणिक योग्यता नहीं है। यानी वो कह रहे हैं खान सर बहुत पढ़े लिखे नहीं है, उसकी सारी डिग्री फर्जी है, वो बस बोलने में माहिर है और अपनी बोली से ही अपनी आजीविका चला रहा है। फैजल खान दुनिया के जंजाल में पढ़कर बर्बाद हो गया है, उसे कुछ नहीं आता, बेवकूफ बनाता है, उसका नेचर दबंगों वाला है। अब खान देवरिया में खान सर के पड़ोसी अशोक सिंह, खान सर देवरिया के रहने वाले हैं, पड़ोसी कह रहा है उन्होंने वहां एक 3 मंजिला मकान बनवाया है। मोहल्ले में नाला निर्माण के दौरान उन्होंने विवाद किया था। रास्ते और बाउंड्री को लेकर भी लंबे समय से विवाद चल रहा है। मोहल्ले के कई परिवारों के साथ फैजल खान का मतभेद रहा है, उनकी वजह से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अब चाचा खान सर पर हमला कर रहे हैं। 2 वजह हो सकती है, या तो चाचा जो कह रहे हैं वो सही है, या खान सर ने इतनी तरक्की कर ली है इसलिए चाचा पसंद नहीं कर रहे हैं। सुनिए। तो आगे बढ़ने का हवस जो है होता है, उसमें पढ़ के वो बर्बाद हो गया। वो लोगों को बेवकूफ बना के अपनी भाषा शैली से, आता कुछ नहीं है उसको। यही मिशन स्कूल में पढ़ा हुआ है, यहाँ पे मिशन स्कूल चलता है, उसी का प्रोडक्ट है वो। और कोई उसके पास कोई खास डिग्री नहीं है, सब फर्जी इधर उधर से जुड़ा के। और बोलने में माहिर है वो, बोलने में वो माहिर है और उसी की रोटी खाता है, बोल के ही अपना गुजारा करता है। जो नाचते गाते हैं सब, वो फुसलाते हैं, बहलाएंगे, सब करेंगे, सब उसी हिसाब से, उसी भाषा शैली में वो करता है। वो बहुत गंदे प्रवृत्ति का आदमी, वो अपने सामने किसी को देखना नहीं चाहता है। बहुत महत्वाकांक्षी, नटवर लाल जैसे। इतना पैसे और रुपए का गुरूर और घमंड है कि अब अपने सामने किसी को देखना नहीं चाहता। सड़क का विवाद था जिसमें दबाव बना के और ये गलत तरीके से अपने पद का और अपने पैसे का दुरुपयोग करके और हम लोगों को और यहाँ के आसपास के सभी लोगों को प्रताड़ित करने के लिए जबरदस्ती हम लोगों का दीवार गिरा दिया गया। हमारे मोहल्ले में एक ज़मीन लिए और ज़मीन लेने के बाद से वो क्या किए कि हम लोग के पूरे मोहल्ले वासियों को, मतलब 4-5 घर को लेकर गलत पैमाइश करा करके और बुलडोजर मंगवा करके सारा डरवा दिए और हम लोग को तबाह करके रख दिए। हम लोग उनसे इतना त्रस्त हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें। तो रहिए खान सर के बाद अब वो खबर जिसका आपसे ताल्लुक है, आपकी जेब से ताल्लुक है। महंगाई का मीटर चढ़ रहा है, यानी सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं और सिलेंडर के दाम बढ़ने से देखिए प्रोटेस्ट हुआ है। उद्धव सेना ने संभाजी नगर में प्रदर्शन किया है सिलेंडर की कीमतों के खिलाफ। आगे कुछ
आपको तेलंगाना लिए चलता हूं। तेलंगाना में देखिए वहां भी प्रदर्शन हो रहा था, सिलेंडर की बढ़ी कीमतों के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे थे, कांग्रेस का प्रोटेस्ट था ये। आइए अब आपको बताऊं कि आपके शहर में अब सिलेंडर की कीमतें क्या होंगी दाम बढ़ने के बाद। सिलेंडर की कीमतें, अगर आप पटना में रहते हैं तो पटना में सिलेंडर है 1040 रुपए का, रायपुर में सिलेंडर है 1013 रुपए का, लखनऊ में सिलेंडर है 979 रुपए का। लखनऊ वालों के लिए अच्छी खबर है, सबसे कम पैसों में 979 में। कोलकाता में रहते हैं तो वहां भी अच्छी खबर है, 968 का सिलेंडर है, चेन्नई में 957 का और भोपाल में 947 का। शायद सबसे सस्ता भोपाल में है 947 का। अगला देखिए, जयपुर में और सस्ता है 945 का, 2 रुपए और कम है। दिल्ली में 942 का है और सस्ता है, और 941 मुंबई में। उस हिसाब से सबसे सस्ता सिलेंडर तो मुंबई में। अब आपको बताऊं कि आखिर सिलेंडर की कीमत अभी बढ़ी है, लेकिन सिलेंडर की कीमत क्या अब नहीं बढ़ेगी, यहीं रुक जाएगी, या अभी कीमतें और बढ़ेंगी सिलेंडर की? जी हां, क्योंकि कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है, इसलिए सिलेंडर की कीमतें और बढ़ सकती हैं। देखिए जरा, सच यह है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर के बढ़े हुए दाम आज से लागू हो गए। घरेलू गैस सिलेंडर पहले से अब 29 रुपए महंगा हो गया। 3 महीने में दूसरी बार घरेलू एलपीजी की कीमत बढ़ी है। इससे पहले 7 मार्च को एलपीजी सिलेंडर 60 रुपए महंगा हुआ था, यानी 3 महीने में घरेलू सिलेंडर के दाम 89 रुपए बढ़ गए। ज्यादातर राज्यों में सिलेंडर के दाम 1000 के करीब है। उज्ज्वला लाभार्थियों को सिलेंडर 642 रुपए में मिल रहा है। दाम बढ़ते ही विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया, लेकिन केंद्र सरकार और गैस कंपनियां जो तर्क दे रही हैं उसके मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा लागत बढ़ गई है और घरेलू बिक्री पर नुकसान के चलते कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं। दावा है भारत में एक घरेलू सिलेंडर की लागत 1600 रुपए से ज्यादा है, यानी जो सिलेंडर आपको मिल रहा है उसकी असली कीमत 1600 रुपए से ज्यादा है। 1000 रुपए के आसपास अब आप लेंगे, लेकिन वो 1600 का है। ऐसे में सरकार और कंपनियां लगभग 700 रुपए हर सिलेंडर पर नुकसान उठा रही हैं, बोझ उठा रही हैं। पिछले वित्त वर्ष के अंत तक इससे 60,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। सरकार कह रही है तेल गैस की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच भारतीय परिवारों को सबसे सस्ती कुकिंग गैस मिल रही है। भारत में एलपीजी सिलेंडर कई देशों के मुकाबले काफी सस्ता है, सरकार का यह कहना है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं लोग। लोग इतना शोर मचाते हैं, होटल में जाके एक टाइम में हजारों के बिल दे देंगे, और 100 रुपए 200 रुपए गैस का बढ़ जाने से इतना शोर मचाने का जो तुम्हारा 1 महीना चलनी है। गवर्नमेंट ने फिर भी बहुत संभाला है। हर चीज में महंगाई है, बच्चों की फीस भी हाई हो गई है, लेवल की पढ़ाई हो रही है, तो इसलिए मैं चाहूंगी थोड़ा सा लिमिट में सरकार थोड़ा सा सोचे हमारे बारे में कि आम महिलाओं के लिए परेशानी है। जो एक आम आदमी है वो कैसे कैसे पाई जोड़ के अपना घर चलाता है वो वही जानता है। बहुत लोग को फर्क नहीं पड़ेगा। सब पे असर। हम लोग शहर में रहते, बताइए सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। जो हम लोग खुलता खरीद लिया करते थे, अब 300-400 रुपए 500 रुपए के लिए खुलता गैस मिल रही है। का पूरा बजट बिगड़ गया है। हम लोग को उसके विकल्प के रूप में इंडक्शन जलाना पड़ रहा है। कई जगह तो लकड़ी के चूल्हे भी जलने लगे हैं। एक गरीब मजदूर आदमी जो बेचारा 2 वक्त की रोटी कमा पाता है, उसके लिए 29 रुपए हम तुम के लिए चलो चल जाएगा, लेकिन जो गरीब आदमी है बेचारा पूरे दिन 8 घंटे लगाने के बाद भी उसको जो 400-500 रुपए मिलते हैं, उसमें 29 रुपए बढ़ना उसके लिए बहुत बड़ी बात है। सरकार को देखना चाहिए, गरीब आदमी चाहिए, मिडिल क्लास आदमी जो कहाँ जाएगा, वो कैसे करेगा सर्वाइव? काम धंधे हैं नहीं, रोजगार नहीं है। अच्छी बात नहीं है, मगर क्या करें, मजबूरी है उनकी भी, जो बढ़ा रहे हैं, लेकिन सब जगह ही बढ़ रहे हैं। अगर हमारे यहाँ बढ़ा रहे हैं तो उसमें कोई बात नहीं। आइए अब आपको बताऊं कि भारत में सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। सरकार कह रही पूरी दुनिया में सिलेंडर के दाम हमसे ज्यादा हैं। तो देखिए सच क्या है, क्या ऐसा है वाकई? भारत का सिलेंडर 950 रुपए में लगभग, अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट है, कहीं 1000 भी है, कहीं 941 भी। अब कनाडा का सिलेंडर देखिए, 2411 रुपए में कनाडा में सिलेंडर मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में 1765 रुपए का मिल रहा है और अमेरिका में 1755 रुपए का। भारत से महंगा है। श्रीलंका में 1241 रुपए का है, बांग्लादेश में 1225 का और नेपाल में 1207 का। ये जो गैस प्रति किलो गैस के हिसाब से दाम है, क्योंकि भारत में लगभग 14-14.5 किलो का सिलेंडर होता है।
अब पाकिस्तान में देखिए जरा 1046 रुपए का सिलेंडर, चीन में 1000 रुपए का और सऊदी अरब में 755 का। अगर आप देखेंगे तो सऊदी अरब में भारत से सस्ता है, कुवैत में 250 रुपए का सिलेंडर है क्योंकि यहां खुद तेल और गैस है, और इराक में 380 रुपए का सिलेंडर है। अब इस पर सियासत भी हो रही है, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। इस प्रकार से युद्ध की परिस्थिति है, दुनिया का कोई देश अछूता नहीं है। हर देश में पेट्रोल, डीजल और गैस इसके मूल्य बढ़े हैं। भारत में फिर भी उसको काफी कंटेन करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है, लेकिन हमने इससे पहले भी देखा है कि कीमतें कम भी हुई है। तो कीमतें जब आवश्यकता और जिस समय उपलब्धता होगी तो कम भी होगी। मार करती महिलाओं पर, और वो मार इतनी पड़ रही हिंदुस्तान की महिलाओं पर कोई कल्पना नहीं कर सकता है। आप सोच सकते हो कि चुनाव जीतने के लिए क्या करते हैं, महिलाओं को 10,000 रुपये भाड़ देते हैं। महाराष्ट्र में, बिहार के अंदर भी उसी से इनका काम चलता है, मानते हैं। आप देख सकते हैं जब से उन्होंने बोला राहुल जी ने कि आर्थिक सुनामी आ रही है, तो देखिए आर्थिक सुनामी आ गई। पूरा देश रात को सो रहा है, जब देश सो रहा है तो चोरी छिपे सरकार ने गैस के दाम बढ़ा दिए। इससे साबित होता है कि मन सरकार की भावनाएं कैसी हैं, कैसी सोच है कि ये लोग पूरी तरीके से देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश को ठगने का काम कर रहे हैं। दुनिया में बहुत बड़े संकट और कंटक के दौर से दुनिया गुजर रही है, और इस युद्ध का असर जो है वो दुनिया पर पड़ा है, इसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। भारत पर भी उसका असर दिखाई पड़ रहा है और पड़ेगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये कोई बहुत टेम्परेरी समस्या है, इसको परमानेंट समस्या के तौर से नहीं देखना चाहिए। देखिए, वैश्विक चुनौती के कारण से इस तरह का संकट सामने आया है। निश्चित रूप से भारत में भी पूरी सप्लाई चेन बाधित हुई है, और उसके चलते हुए फिर भी हम सब लोग इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार ज्ञापित करते हैं कि भारत में अभी तक जो टोटल ग्रोथ हुई है वो लगभग 10%। तो रहिए, सिलेंडर पर सियासतदानों को आप सुन रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और दिलचस्प खबर है, एक आपको काली कमाई के इंजीनियर साहब से मिलवाने जा रहे हैं। इंजीनियर से मिला कैश का खजाना, आप कल्पना नहीं कर सकते इतना पैसा मिला। ये देखिए जरा, हरे हरे नोटों की गड्डियां आप देख रहे हैं, 500-500 रुपए के नोटों की गड्डियां हैं। ये इंजीनियर साहब ने बहुत मेहनत से जोड़ा है। ये देख रहे हैं, गड्डियां ही गड्डियां नजर आ रही, 500-500 रुपए की गड्डियां हैं। इनकी गिनती के लिए बाकायदा मशीन मंगानी पड़ी, आसान नहीं था इन्हें गिनना, क्योंकि सालों की मेहनत है काली कमाई के इंजीनियर साहब की। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, सिर्फ पैसा नहीं मिला, ये देखिए जरा, सोने भी मिले। लगभग 6-7 हजार रुपए से इन्होंने नौकरी की शुरुआत की थी, अभी 70-80 हजार रुपए तनख्वाह होगी, लेकिन देखिए करोड़ों का कैश, सोना, चांदी और प्लॉट, कोठियां सब बना रखी हैं। और उसके बाद इंजीनियर साहब का लॉकर खोला गया, लॉकर भी रखे थे, लॉकर से भी देखिए खजाना निकला। ये लॉकर खुले, देखिए अंदर भी गड्डियां भरी हुई हैं, 500-500 नोटों की गड्डियां। अब आइए आपको बताऊं कि इंजीनियर साहब ने काली कमाई बनाने के लिए कितनी मेहनत की। ओडिशा के इंजीनियर की करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। इस इंजीनियर का नाम बैकुंठ नाथ है, जो कि सरकारी एजेंसी में तैनात है। कुछ दिन पहले ओडिशा विजिलेंस से बैकुंठ की शिकायत की गई। शिकायत में इंजीनियर की आय से अधिक संपत्ति का दावा किया गया। विजिलेंस ने जांच की तो करोड़ों का कैश और तमाम बेनामी संपत्ति मिली। कोर्ट से सर्च वारंट लेकर विजिलेंस ने एक साथ 9 ठिकानों पर रेड की। पैतृक आवास, रिश्तेदारों के घर, सरकारी क्वार्टर, ऑफिस में तलाशी ली गई। इस दौरान विजिलेंस की टीम को 5 बड़ी इमारतों के बारे में जानकारी मिली। ये लग्जरी घर भुवनेश्वर में ही अलग अलग जगहों पर बनाए गए। इसके अलावा बेहरा और उनके परिवार के नाम पर 13 प्लॉट मिले। इस जांच के दौरान विजिलेंस को बैकुंठ की पत्नी के बैंक लॉकर का पता चला, और जब बैंक में टीम ने लॉकर खोले तो उनमें बंडलों में नोट ही नोट मिले। 500 की गड्डियों में 2 लॉकर से 2 करोड़ रुपए का कैश बरामद हुआ है। विजिलेंस टीम बरामद कैश को 4 से 5 बैगों में भरकर अपने साथ ऑफिस ले गई। साल 1999 में बैकुंठ नाथ बेहरा ने बतौर इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर नौकरी शुरू की।
उस समय उनका शुरुआती वेतन सोचिए सिर्फ 6,000 रुपए महीना था। 31 अक्टूबर 2016 को उन्हें असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर प्रमोशन मिला और फिर फरवरी 2026 में उन्हें असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बना दिया गया। इसके साथ ही अब उनकी सैलरी करीब बढ़कर 80,000 रुपए महीना हो गई। हालांकि आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर उनकी जांच की जा रही है। सुनिए जरा विजिलेंस विभाग का क्या कुछ कहना है इस पर। उसका सैलरी तो 5,000 रुपया में स्टार्ट किया था। वो एज ऑन टुडे अराउंड 80,000 पर मंथ उसका सैलरी है। सिर्फ लॉकर नहीं, लॉकर से और घर से भी जरूरत है। और आइए आपके लिए एक जरूरी खबर है। अगर आप समोसा, पकौड़ा, कचौड़ी खाने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए। खबर ये है कि अखबार में अगर परोसा जा रहा है कुछ भी खाना तो फिर कार्रवाई होगी। अब वो खाना क्या होता है आपने देखा होगा, रेहड़ी पटरी वाले अक्सर इस तरह खाना परोसते हैं, पेपर के छोटे छोटे पीस बना लेते हैं, आपको मंगौड़े, पकोड़े, समोसे सब इसी पर दे देते हैं। अब देखिए लेकिन कार्रवाई क्यों होगी इस पर, क्या वजह है? पेपर पे अब तक तो खा रही थी दुनिया, अब क्या परेशानी है तो मैं आपको बताऊं। परेशानी आपकी सेहत से जुड़ी है। दरअसल पेपर में लपेट कर समोसा, वड़ा पाव बेचने का चलन बहुत पुराना है। कई स्ट्रीट वेंडर, फेरी वाले, छोटी दुकान वाले आज भी पेपर में खाने की चीजें बेचते हैं। लेकिन अब ऐसा करना दुकानदार को जेल तक पहुंचा सकता है, क्योंकि FSSAI ने खाना परोसने और पैक करने पर नया नियम लागू किया है। इस नियम के तहत अखबार में खाना परोसने पर रोक लगा दी गई है। FSSAI का कहना है कि अखबार खाने के सीधे संपर्क के लिए सुरक्षित नहीं। इसकी छपाई में कई तरह के केमिकल, रंग, सीसा जैसी धातुएं इस्तेमाल होती हैं। गर्म खाना अखबार के संपर्क में आता है तो केमिकल इस तक पहुंच सकता है। लंबे समय तक इसका इस्तेमाल से सेहत पर गंभीर असर पड़ सकता है। अखबार छापने के बाद प्रिंटिंग प्रेस, ट्रांसपोर्ट और कई लोगों के हाथों से गुजरता है। इस दौरान उस पर मिट्टी, धूल, मिट्टी और बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं। ऐसे कागज में खाना रखने से संक्रमण का खतरा भी बढ़ सकता है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को जोखिम और ज्यादा है। खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञ लंबे समय से अखबार के इस्तेमाल से बचने की सलाह देते रहे। यह नियम होटल, रेस्टोरेंट और छोटे ठेलों से लेकर कैटरिंग तक लागू होगा। पैकिंग के साथ ही तेल सोखने के लिए अखबार का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी दुकानदार नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और कई बार ऐसा भी होता है कि घर से जो आप लंच बॉक्स ले जाते हैं छोटे शहरों में, तो अखबार में ही रोटियां रख दी जाती हैं लंच बॉक्स में करके, वो भी सेहत के लिए नुकसानदेह है। हमारे सहयोगी अजय दुबे की रिपोर्ट देखिए। आलू का पराठा रखा है और नीचे अखबार है। तेल जो है पूरा अखबार जो है इसमें पराठे से सना हुआ दिखाई दे रहा है। इंक जो है इसकी दिखाई दे रही है कि पराठे पे काला कालापन देखने को मिल रहा है। देखिए जो ये आलू का पराठा है, तेल से सना काफ़ी गर्म पराठा है ये, और जो नीचे अखबार की इंक है यहाँ पर कालापन उसका देखने को मिल रहा है। तो जो इसकी इंक है तेल के और गर्मी के प्रभाव से पराठे पर चिपकी हुई है। पराठा बनता हुआ भी दिख रहा है। मालिक यहाँ पर मौजूद हैं। साहब आप बताएं, अखबार का इस्तेमाल आप करते हैं, क्यों करते हैं अखबार का इस्तेमाल? तो गंदा हो बाहर रखे कि गंदा ना हो, सफा हो रहा है। वो इंक होत है, इंक लागत है पराठा में, आदमी खाई फिर पराठा गर्दा मट्टी ना हो ना, ये लिए लगा दिए। तो पराठा बेचने वाला भी गंदा ना हो ये सोचकर उस पर पराठा रख रहा है, लेकिन ये नहीं पता उसे कि वो आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। अब बारी है लाइफ का फंडा की। जिंदगी है तो चुनौतियां हैं, कभी पैसों की कमी, कभी रिश्तों में परेशानी, कोई कहता है मौके नहीं मिलते, कोई लोगों का साथ छोड़ देने की शिकायत करता है। लेकिन जो इंसान हर हाल में रहना सीख जाता है उसे कोई नहीं हरा सकता, ये सच है। दुनिया के सबसे साहसी इंसानों में से एक है बेयर ग्रिल्स। उनकी जिंदगी एक मिसाल है। इंग्लैंड में जन्मे बेयर ग्रिल्स को बचपन से पहाड़, जंगल और चुनौतियां बहुत रोमांचित करती थी। 18 साल की उम्र में उन्होंने स्काई डाइविंग और पहाड़ों पर चढ़ने की कला सीख ली। लेकिन एक पैराशूटिंग अभ्यास के दौरान 16,000 फीट की ऊंचाई से पीठ के बल गिरे। उनकी रीढ़ की हड्डी 3 जगहों से टूट गई। डॉक्टरों ने कहा अब ये दोबारा कभी अच्छे से चल नहीं पाएंगे। लेकिन बेयर ग्रिल्स ने 18 महीने के अंदर न केवल चलना दौड़ना सीखा, बल्कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया और दिखाया कि इंसान अगर ठान ले तो टूटी हुई हड्डियां भी सपनों को पूरा करने से रोक नहीं सकती। बाद में बेयर ग्रिल्स ने दुनिया का सबसे खतरनाक सर्वाइवल शो मैन वर्सेस वाइल्ड शुरू किया,
वो सहारा रेगिस्तान से लेकर अमेज़न के जंगल और बर्फीले हिमालय जैसी दुर्गम जगहों पर जाते और बताते कि अगर इंसान वहां फंस जाए तो कैसे जिंदा रहे। बेयर कभी जिंदा सांप खा लेते थे, कभी पेड़ के अंदर छिपे कीड़े तक खा जाते थे, और एक बार रेगिस्तान में शूटिंग के दौरान बेयर के पास पानी खत्म हो गया। 45 डिग्री तापमान, हर तरफ रेत ही रेत और दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं था। बेयर की नजर एक मरे हुए ऊंट पर पड़ी, चाकू से उसका पेट फाड़ा और वहां जमा थोड़ा सा पानी पीकर खुद को जिंदा रखा। बराक ओबामा से लेकर पीएम मोदी, जूलिया रॉबर्ट्स और अक्षय कुमार जैसी हस्तियां बेयर के शो में जा चुकी हैं, क्योंकि बेयर लाइफ का एक बहुत बड़ा फंडा देते हैं। जिंदगी में सिद्धांत या किताबी बातों से ज्यादा व्यवहारिक ज्ञान काम आता है। जब संसाधन कम हो और हालात मुश्किल, तब समझदारी और धैर्य रखना सबसे जरूरी है। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाइए, अपनी जिंदगी में उतारिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं ब्रेक के